हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। आज हम मिले हैं एक छोटे से डिस्कशन ऑन क्विक रिवीजन शीट फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन के पेपर के बारे में बिल्कुल शुरुआत में कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग इज, आप जैसे ही पेपर को अपने हाथ में लें, सबसे पहले जो रीडिंग करें, क्विकली मार्क करें उन क्वेश्चंस को जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आते हैं और आपको उनमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दिखाई दें, यू शुड बी हैप्पी कि आपको उन्हें फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट कर देना है, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। डू नॉट लेट द पेपर ओवरकम यू, डोंट पैनिक, पेपर को अपने ऊपर हावी होने ना दें। अटेम्प्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व नो कैलकुलेशन। जब आप शुरू कर रहे हैं अपने एग्जाम को, तो सिर्फ और सिर्फ पहले 30, 40, 50 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करना चाहें उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जहां पे किसी प्रकार का कैलकुलेशन ना हो, ताकि आप नर्वसनेस में किसी प्रकार की कोई सिली मिस्टेक ना करें। लॉक 50 मार्क्स। सबसे पहले कोशिश करें कि हम अपने 50 नंबर के टारगेट को क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं। वो आपको एक मॉरल विक्ट्री, एक मेंटल विक्ट्री देगा। उसके बाद में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वरना अगर शुरुआत में आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे, इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ टाइम और आपके मोरल पे बहुत ही नेगेटिव असर उसका होगा। नेक्स्ट इज आईडीटी से शुरू करेंगे, विदाउट एनी डाउट शुरू करेंगे कस्टम्स के साथ। 10 नंबर का पोर्शन है और सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, जाने पहचाने क्वेश्चंस दिखाई देंगे। पहले कस्टम्स को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जीएसटी को अटेम्प्ट करेंगे। ओनली आफ्टर वी हैव डन बोथ ऑफ दीज थिंग्स हम डीटी पे आएंगे। तीनों ही सेगमेंट में एक ही काम करना है। जब आप कस्टम्स को पढ़ रहे हैं तो भी आपको फर्स्ट राउंड में सारे वो क्वेश्चंस लेने हैं जो फैक्चुअल है, आपको आसान लग रहे हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करेंगे। जीएसटी पे चले जाएंगे, उनके ईजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। डीटी के ईजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर सेकेंड राउंड में आएंगे और जो थोड़े कम मुश्किल क्वेश्चंस थे उन पे आएंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ हम अपने पेपर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। ऑलराइट, कस्टम्स के बारे में अगर ऑनेस्टली बताऊं तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्किप एनीथिंग इन कस्टम्स। छोटा पोर्शन है, 10 नंबर का वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आज बहुत कम समय है अब आप लोगों के पास में, तो आई ट्राइड टू साइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। स्पेशली थिंग्स लाइक कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है वो एवी पे आती है, एसडब्ल्यूएस, एवी प्लस बीसीडी, और उसके बाद में आईजीएसटी जो होता है वो एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस पे आता है। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना है आपको, राइट। रेलेवेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन की एप्लीकेबल होती हैं, एक्सचेंज रेट कौन से दिन का एप्लीकेबल होता है, जो आप सबको अच्छे से याद है कि आप जिस दिन बिल ऑफ एंट्री भरते हैं या फिर अगर एंट्री इनवर्ड्स बाद में ग्रांट हुआ है तो फिर वो वाली डेट। तो इन डेट्स को अच्छे से ध्यान रख के चलना है। एक्सचेंज रेट में ये याद रखना है हमेशा कि आपको सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट लेना है, ना कि आरबीआई का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। रूल 10(1) और 10(2) बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, तो रूल 10(1), 10(2) को अच्छे से पढ़ के जाना है। उनकी परसेंटेजेस का ख्याल रखना है। एयरक्राफ्ट से अगर सामान आया है, एक्चुअल दिया हुआ है, तो भी आप मैक्सिमम 20% ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा की वैल्यू आपको लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है जी। रॉयल्टी अगर एज अ कंडीशन ऑफ सेल है तो उसको आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप नहीं ऐड करेंगे। बाइंग कमीशन के अलावा सारा कमीशन ऐड होता है। ये छोटी छोटी बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, इनको नहीं भूलना है। ड्रॉबैक में ऑब्वियसली अपने को परसेंटेजेस पढ़ने हैं, उनके जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं उनको पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कि स्पेशल ब्रांड रेट को पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप लोगों का पढ़ा हुआ है 80% वाला। अगर 80% जितनी भी मेरी इंपोर्ट ड्यूटी जो मैंने पे की थी वो रिकवर नहीं हो रही है, तो मैं स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर बैगेज में आपको परसेंटेज और थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का ध्यान रखना है। लेट्स मूव अहेड। डायरेक्ट टैक्सेस में बात करूं अगर, ऑब्वियसली इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। डायरेक्ट टैक्सेस में आपको बेसिक में पढ़ना है टैक्स स्लैब, सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। इन 3 चीज़ों को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। अगेन आई वुड वांट टू गिव यू अ कैविएट, ऑब्वियसली आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, बट मैं ये बात कर रहा हूं कि सबसे पहले इन चीज़ों को कवर करें, उसके बाद जब समय मिले तो दूसरी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो डेज काउंट करने में गलतियां होती है, वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 14 तारीख को आया, लेट अस से 14 जनवरी को वो इंडिया में आता है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 14 को वो आया यानी कि पहले 13 दिन वो नहीं था, तो 31 में से
13 डेज़ वो नहीं था तो 18 डेज़ इंडिया में था। बस ये कब आया कब गया वहीं पे कन्फ्यूजन रहती है, बाकी तो महीने के सारे दिन काउंट करने होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इंसिडेंस ऑफ टैक्स कि ROR के हाथ में क्या टैक्सेबल होता है, NOR के हाथ में क्या टैक्सेबल होता है, NR के हाथ में क्या टैक्सेबल होता है, रेमिटेंस कभी टैक्सेबल नहीं होता है, ये याद रखना था। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूं, सारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को हमेशा याद रखना है, स्टैट्यूटरी लिमिट्स क्या है उन सारी चीज़ों को याद रखना है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में स्पेशली पेंशन और ग्रेचुइटी को बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। परक्विजिट्स में कार फैसिलिटी को बहुत अच्छे से करके जाएं, द वेरी हाई चांसेस कि आपको उस पर क्वेश्चन दिखाई देगा। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन जहां पे कि प्री और पोस्ट का कैलकुलेशन आपको करना होता है, और दूसरा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अगर होती है तो वहां पे कब 30,000 रुपए का मैक्सिमम लिमिट होता है और कब 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम लिमिट होता है। पीजीबीपी की अगर बात करूं, डेप्रिसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीबीपी। इसके अलावा प्रिजम्पटिव इनकम का टॉपिक पढ़ के जाना है, जो 44 AD AE वाला टॉपिक था उसमें उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च का जो सेक्शन है 35 और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का जो सेक्शन है 44 AA, ऑडिट के लिए जो सेक्शन है 44 AB, इनकी पेनल्टीज़, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है। कैपिटल गेन्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिडक्शंस वाला पोर्शन, जो 54 की सीरीज़ है, वहाँ पे डिडक्शंस को अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके अलावा जो टैक्स रेट हैं 111 पे, 111A पे, 112 पे, 112A पे, उन टैक्स रेट्स को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आपको याद रखना है कि कैपिटल गेन्स के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अगर आपकी बाकी इनकम सफिशिएंट नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है, उन चीज़ों को अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स का बाकी जो पोर्शन है, अगर बात करूं, क्लबिंग एंड सेट ऑफ में एक अक्षर मत छोड़ के जाइएगा, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, आपने सारे क्वेश्चंस अपने साथ में सॉल्व किए हुए हैं, इट वुडंट टेक यू मोर देन 15 मिनट्स टू रिवाइज, तो उसको अच्छे से करके जाएं। डिडक्शंस में ये 1500 रुपीज़ वाली लिमिट आपको याद होगी, देयर इज़ नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 2 3 5 जितने भी बच्चे हैं 1500 रुपये क्लबिंग के केस में आपको डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शंस के केस में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है बेयर मिनिमम आपको देने के लिए। तो 80C में LIC का ट्रीटमेंट कि 1/4/12 के बाद लिया तो क्या होगा, पहले लिया तो क्या होगा, 1/4/13 के बाद लिया, और SSC अगर हैंडीकैप्ड है तो किस तरह का मैक्सिमम आपको प्रीमियम का रिडक्शन मिल सकता है। 80D मेडिक्लेम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। 80EEA और 80EEB नए सेक्शंस हैं तो इनका एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हाई हैं। 80GG 80QQB RRB 3 लाख रुपए तक का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी होती है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलता है, बाकी सारे लोगों को नहीं मिलता है। 80 TTB थोड़ी थोड़ी आमदनी TTA होता था, उसके बाद TTB का ध्यान रखना है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कैश डोनेशंस, कहाँ पे 2000 से ऊपर कैश में दिया तो नहीं मिलेगा, कहाँ पे कुछ भी कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। TDS में जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं कि इतने से ज़्यादा जीता तो ही TDS का अमाउंट कटेगा, उन थ्रेशोल्ड लिमिट्स को अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर हॉर्स रेसेस, लॉटरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। असेसमेंट के केस में ऑब्वियसली किस व्यक्ति को कौन सा रिटर्न भरना होता है, बिजनेस इनकम है तो आप कौन से फॉर्म में भरते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और डेडलाइंस इनके क्या हैं, इनका ध्यान रखना है। इनमें चेंज आया है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। असेसमेंट में प्रोविजनल असेसमेंट के केस में कितना इंटरेस्ट लग सकता है, क्या इंटरेस्ट की मैक्सिमम अमाउंट है प्रोविजनल असेसमेंट के केस में, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है जी। GST पे आ जाता हूँ। GST बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए सबसे लास्ट में उस पर आया हूँ। 40 मार्क्स का पोर्शन है, दिस इज गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट। वेरी लेस चांसेस कि GST में आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस देखे हुए होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। GST में शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 के जो आइटम्स हैं उनको अच्छे से ध्यान रखना है। फोकट वाला शेड्यूल जो अपने पढ़ा करते थे, या वो चीज़ें जो ना गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। TOS POS ऑब्वियसली टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है। इनमें स्पेसिफिकली मैंने ऑन बोर्ड वाली सर्विसेज, इवेंट्स का या परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का नाम रखा है। इसमें वो ध्यान रखना होता है कि कब B2B होगा तो क्या होगा, B2C होगा तो क्या होगा, इवेंट्स के केस में अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो क्या होगा। इन सारे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को जिनको हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपको ध्यान से रख के जाना है। नेक्स्ट इस ITC में ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट डेट कब तक आप क्रेडिट लेने की, आपको क्रेडिट अवेल करने का आपके पास में परमिशन होता है, क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इनका ध्यान रखना है। रिटर्न्स की अगर बात करूं तो क्या फॉर्म नंबर है, कौन सा व्यक्ति किस फॉर्म नंबर में रिटर्न भरता है, उनकी डेडलाइंस क्या है, वैल्यूएशन में क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा। सब्सिडी वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसी की वजह से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। प्री डिस्काउंट पोस्ट डिस्काउंट वाला पोर्शन अच्छे से ध्यान में लेके जाइएगा। मिसलेनियस में TDS TCS
गवर्नमेंट और ई कॉमर्स के केस में आपको पता है कि TDS TCS का प्रोविजन आता है। रजिस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन के जो थ्रेशोल्ड्स हैं, कौन से स्टेट में कितने से ऊपर अगर टर्नओवर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कौन सा व्यक्ति कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है, किस टर्नओवर पे कॉम्पोजिशन पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर मिक्स सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई का डिस्कशन। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें सबसे पहले बेयर मिनिमम इस वीडियो को देखते ही इनको उठाएं, सीरियल वाइज इनको कंप्लीट करें, उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पे जाएं। आई होप यू वुड गिव योर 100%, डू नॉट पैनिक, ठंडे दिमाग से एग्जाम हॉल में जाएं। देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम बट यू एंड यू अलोन, राइट। आपको पास भी आप खुद ही करवाएंगे और आपको फेल भी शायद आप खुद ही करवाने की काबिलियत रखते हैं। तो ठंडे दिमाग से एग्जाम में जाएं, डू नॉट पैनिक, थिंग्स would go as planned. All right, have a good day and best of luck. Ace your exam. Bye bye.